गरीब का एरोप्लेन ढाबा। कुछ पुलिस वाले जाकर अशोक के ढाबे को तोड़ने की बात कर रहे थे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरे ढाबे को मत तोड़िए। अगर आप मेरे ढाबे को तोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और इंस्पेक्टर के साथ में आए हुए सिपाही अशोक के ढाबे को तोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर अशोक की पत्नी नंदिनी आती है और अशोक जो कि फूट फूट कर रो रहा था उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चलिए जी, इन लोगों को हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आने वाली, इन्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, चलिए। अब नंदिनी अशोक को लेकर घर आ जाती है, लेकिन अशोक ने अब बिल्कुल हार मान ली थी। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अब वो जीवन में कुछ कर पाएगा। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। अब दोनों पति पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और एक दिन नंदिनी कहती है, आज हमारे पास जितने पैसे जमा थे वो सब खत्म हो गए। अब वक्त आ गया है कि आप ये निराशा छोड़कर सोचें कि आगे क्या करना है। क्या करूं नंदिनी, जब से पुलिस वालों ने मेरा ढाबा तोड़ा है ये बोलकर कि वो सड़क पर भीड़ कर रहा था, तब से तो मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं समझ सकती हूँ जी, क्यों ना हम ये गांव छोड़ दें, हम कहीं और चलते हैं और कहीं और जाकर रहते हैं। अगर हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ है तो हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब ऐसा ही होता है, दोनों ही गांव छोड़ देते हैं और शहर में आ जाते हैं। तभी अपने कुछ जानकार लोगों के जरिए अशोक को कुलदीप के घर में बावर्ची का काम मिलता है। जहां एक तरफ नंदिनी घर का झाड़ू पोछा कर दिया करती, वहीं अशोक खाना बनाया करता। एक दिन कुलदीप छुट्टी पर था और वो पूछता है, वैसे अशोक, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम गांव में क्या क्या करते थे और आखिर कौन सा कारण था जो तुम्हें शहर आना पड़ा। अशोक की आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या बताऊं साहब, गांव में मेरा ढाबा था, लेकिन जमींदार को उस ढाबे से बहुत चिढ़ होती थी। वो ढाबा मेरे पूर्वजों का था। जमींदार के कई सारे ठेले मेरे ढाबे की वजह से चलना बंद हो गए थे, क्योंकि जमींदार के ठेलों से ज्यादा सस्ता सामान मेरे ढाबे पर मिलता था। कुलदीप भी बहुत दुखी होता है और कहता है, तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं क्या करता हूँ। दरअसल एयरपोर्ट पर मेरा भी एक कैफे और वो बिल्कुल भी नहीं चलता। किसी को वहां का खाना पसंद ही नहीं आता। मैंने हर तरह का खाना रखकर देखा है वहां पर, चीनी, इटालियन, कोरियन, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। माफ करना मालिक, मैं तो आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि भले ही आपने विदेशी खाना रखा, लेकिन ढाबा तो आप अपने देश में ही चला रहे थे, इसलिए शायद आपका ढाबा चला नहीं। पहली बात तो ढाबा नहीं रेस्टोरेंट था। और तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। नंदिनी ये कहना चाहती है मालिक कि अगर आप वहां पर भारतीय खाना रखते तो वो जरूर चल जाता, क्योंकि हम भारतीय भले ही 1-2 दिन विदेशी खाना खा लें, लेकिन अंत में हमें इंडियन खाना ही चाहिए होता है। और आजकल तो विदेशी लोगों को भी भारतीय खाना पसंद आता है। अगर ऐसी बात है तो वैसे भी मेरा रेस्टोरेंट 1 महीने के नोटिस पर है, क्यों ना तुम उसे चला लो। तुम वहां खाना बनाओ, अगर वो अच्छा चल गया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। नहीं नहीं मालिक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम कैसे संभाल पाएंगे। कभी भी कुछ बड़ा करने से पहले कुछ छोटा करना होता है। अगर यही सब तुम्हारे पूर्वजों ने सोचा होता तो गांव के अंदर तुम्हारा ढाबा नहीं होता। अब ऐसा ही होता है। कुलदीप अशोक और नंदिनी को अपने साथ एयरपोर्ट पर लेकर जाता है, जहां पर बिल्कुल प्लेन की शेप का एक रेस्टोरेंट था, जिसका नाम भी नंदिनी पढ़ नहीं पा रही थी। और नंदिनी कहती है, मालिक बुरा मत मानना, जगह का नाम तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। इसको तो पढ़ने के लिए 4-5 बार हकलाना पड़ेगा। कुलदीप को भी उसकी बात अच्छी लगती है। दरअसल उसने उस रेस्टोरेंट को खुद खड़ा किया था, इसलिए कभी इन सब छोटी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। अब कुलदीप अपने रेस्टोरेंट का नाम गरीब का एरोप्लेन ढाबा रख देता है। अब अशोक और नंदिनी खाना बनाने लगते हैं और नंदिनी कहती है, हमने जितनी जिम्मेदारी से मालिक का ये काम ले लिया है, हम कर तो लेंगे ना जी। नंदिनी, काम तो हमारा गांव में भी अच्छा चल रहा था, तभी तो जमींदार को जलन होने लगी थी। और वैसे भी इन शहरी लोगों ने वो स्वाद नहीं चखा होगा जो हम इन्हें देंगे, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अशोक और नंदिनी मिलकर खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पर खाने की खुशबू फैल जाती है। तभी एक विदेशी कपल वहाँ पर आते हैं और वो लड़की लीजा कहती है, यहाँ से तो बहुत अच्छे इंडियन खाने की खुशबू आती है। कुलदीप जो कस्टमर को अटेंड करने के लिए दरवाजे के पास ही खड़ा था, वो कहता है, यस मैम, प्लीज कम इनसाइड, वी हैव ऑल काइंड ऑफ इंडियन डिशेस। तुमको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन फूड, जय हिंद। कुलदीप को पहली बार गर्व महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि वो बेकार में विदेशी सभ्यता और भाषा को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली जान तो भारत में थी। अशोक लीजा के लिए इंडियन खाना परोस देता है और कहता है, मैडम ये दाल भात चोखा और साथ में थोड़ी सी खीर आप खाओ, आपको जरूर पसंद आएगी। लीजा जैसे ही वो खाना खाती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, गरीब का एरोप्लेन ढाबे का खाना बहुत अच्छा और नाम भी बहुत अलग, हमें खाना बहुत पसंद आया।
वो दोनों कपल अब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक 2-4 कपल और आते हैं। अब कुलदीप बहुत ज्यादा खुश था। वो पूरे दिन की कमाई का 20% अशोक और नंदिनी के हाथ में रखता है और कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम दोनों में गुण है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेहनत का 20% तुम्हारा है और 50 मेरा। साहब, आपने हम पर यकीन किया और हम इतनी मेहनत कर पाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप देखना, धीरे धीरे गरीब का एयरप्लेन ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे ही नंदिनी और अशोक मिलकर बहुत मेहनत किया करते और 2 महीने के अंदर ही वो लोग अच्छे खासे पैसे जमा कर लेते हैं। वहीं एक दिन नंदिनी और अशोक कुलदीप के पास आकर उससे बोलते हैं, मालिक हमें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। हम हफ्ते भर में वापस आ जाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें छुट्टी चाहिए? अभी तो हमारा काम चलना शुरू हुआ था। कहीं तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ना चाहते? नहीं नहीं मालिक, आप ही की वजह से तो हम आज इतने कामयाब हुए। हम बस ये चाहते हैं कि जिस जमींदार ने हमारा ढाबा बंद कराया था, हम वहां पर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल देते हैं और वहां पर मैं अपनी तरह लोगों को खाना बनाना सिखाऊंगा, जो वहां की सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। कुलदीप अशोक की ये बात सुनकर और उसका हौसला देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तुम सच में बहुत मेहनती हो और तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा है। अगर तुम अपने गांव के अंदर ही एक रेस्टोरेंट खोलोगे तो यह तुम्हारे गांव के जमींदार के मुंह पर तमाचा होगा। अब कुलदीप और नंदिनी वापस गांव में आते हैं। हर कोई उनके रहन सहन और पहनावे के तरीके को बदला हुआ देखकर हैरान था। वो गांव के अंदर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जिसके अंदर सारी फैसिलिटी थी। अब जमींदार के कई ठेले बंद हो जाते हैं, लेकिन अशोक का वो रेस्टोरेंट लीगल था, इसलिए जमींदार कुछ नहीं कर पाता। वही हफ्ते 10 दिन के बाद अशोक और नंदिनी वापस शहर आ जाते हैं। मालिक, हमने आपसे वादा किया था कि हम आ जाएंगे और देखिए हम आ गए। आपने एक गरीब को उसकी गरीबी से निकाला है और साथ ही गांव के अंदर उसका रेस्टोरेंट खुलवाकर उसकी गरिमा का सम्मान किया है। हम आपको धोखा नहीं दे सकते। अगर आप नहीं होते मालिक तो फिर हम ऐसी सारी जिंदगी गुजार देते। आप ही की वजह से हमें वो सफलता मिली है जिसके हम हकदार थे। जो भी तुम लोगों ने हासिल किया है वो तुम्हारी मेहनत से किया है। कभी कभी भगवान खुद हर जगह पर नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमें उस शख्स से मिलवाता है जो हमें उस परेशानी से निकालता है। जैसे तुमने मेरे एयरप्लेन वाले बंद होते ढाबे को वापस खुलवाने में मदद की और मैंने गांव के अंदर तुम्हारी गरिमा बनाए रखने के लिए रेस्टोरेंट खुलवाया। ऐसे वो तीनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और इस तरह गरीब का एयरप्लेन ढाबा के नाम से अब कुलदीप, अशोक और नंदिनी कई सारी ब्रांचेस खोल देते हैं जहां पर शुद्ध इंडियन खाना मिला करता और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। झुमरी गुस्से में बेलन लिए दरवाजे पर खड़ी थी। कम से कम उसने 50 बार तो एक ही बात अपने बच्चों से दोहरा दी थी। आज आने दो तुम्हारे बापू को, इतने बेलन पड़ेंगे ना कि खोपड़िया का चकला बन जाएगा। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? माँ, तुम रोज ऐसे बेलन लेकर एक ही डायलॉग बोलती हो, पर बापू जैसे ही आते हैं तुम सारा गुस्सा भूलकर उन्हें रोटी देने लगती हो। वही तो माँ, तुम हमसे तो कह देती हो बापू आएंगे तो ये करूंगी वो करूंगी, पर करती कुछ नहीं हो। तुम दोनों ज्यादा नहीं बोलने लगे? अभी बताती हो तुम दोनों को। तुम्हारे बापू को बाद में बेलन पड़ेंगे, पहले तुम दोनों की पिटाई करनी जरूरी है। झुमरी बेलन लेकर बच्चों के पीछे दौड़ी, तभी रमेश आ गया। झुमरी, अरे अरे क्या कर रही है? बापू आज माँ बेलन से सबके सिर का चकला बना देगी। आ गए तुम? और ये क्या इतनी देर से क्यों आए हो? और दिख रहा है तुम आज फिर पीकर आ गए हो। अरे ज्यादा कहा, थोड़ी सी तो पिया। ला जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना होगा तभी लगाऊंगी ना। बोला था ना घर में राशन खत्म हो रहा है, बनिए की दुकान से लेते आना। तुम्हें मैंने पैसे भी दिए थे राशन लाने के। वो तो हाँ, तुझे बताना भूल गया। सुबह जब से घर से निकला तो रास्ते में पैसे कहीं गिर गए। क्या करता, खाली हाथ लौटना पड़ा। रमेश की बात सुनकर झुमरी गुस्से में आ गई और घर छोड़कर जाने लगी। बस और कितना झूठ बोलोगे? ये क्यों नहीं कहते कि तुमने उन पैसों से बोतल खरीद ली? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे झुमरी सुन तो, गुस्सा थूक दे। कल मैं पक्का राशन लेकर आऊंगा। इतनी सी बात पर घर छोड़कर थोड़ी जाते हैं। तेरे और बच्चों के सिवा मेरा है कौन? मैं तो तुम सबके बिना रह ही नहीं सकता। अगर इतना ही है तो तुम ऐसी हरकत करते ही क्यों हो? बैठो, मैं सबके लिए चावल रखे वही बना लाती हूँ। और हाँ, कल नहीं लाए ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। झुमरी का परिवार एक छोटे से खेत पर निर्भर था। रमेश खुद तो खेती करता नहीं था, इसलिए झुमरी ने वो खेत एक किसान जिसका नाम था नंदू, उसे किराए पर दिया हुआ था। एक दिन रमेश थोड़ा ज्यादा नशे में था। नंदू की नजर बहुत समय से रमेश के खेत पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह रमेश का खेत हथिया ले। आज उसके पास मौका था। देख रमेश, तू फायदे में रहेगा। 2 बोरी आटा दो और 2-2 बोरी दालें तुझे बंजर खेत के बदले दे रहा हूँ। और वैसे भी तेरे खेत पर कोई अनाज नहीं उगता, मुझे देगा तो तू फायदे में रहेगा। खरीद ले। अब कह तो तू ठीक रहे, राशन तो हमारे काम आ जाएगा, पर ये खेत है ही बेकार।
चल ठीक है, मैं तुझे एक खेत बेच रहा हूँ, ला बदले में आटा और दाल दे दे। नंदू ने 4-5 गांव वालों के सामने ये बात रमेश से बुलवा ली। देखो भाइयों, तुम सब गवाह हो इस बात के कि रमेश अपनी मर्जी से अपना खेत मुझे दे रहा है और बदले में मैं इसे राशन दे रहा हूँ। रमेश नंदू को खेत का मालिक बनाकर राशन लेकर खुशी खुशी घर तो पहुंचा, पर जब झुमरी को सच पता चला तो वो सिर पीट कर रह गई। हे भगवान, खेत बेचाए उस बेईमान को। अरे लूट लिया उसने तुम्हें। इतने बड़े खेत के बदले ये जरा सा राशन दे दिया। अब ये राशन तो खत्म हो जाएगा, खेत कहाँ से आएगा? वो तो पूंजी थी हमारी, तुम उस पूंजी को ही गवाए। अरे मैं नशे में था, मुझे होश ही कहा था। अब मैं क्या करूं? अब तो खेत गया हाथ से। एक खेत का ही सहारा था, वो भी छिन गया। अब क्या ये रोटी दाल बनाकर सड़क पर बैठकर बेचूं? झुमरी गुस्से में राशन के बोरों की तरफ देख रही थी। अनजाने ही उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बारे में वो दोबारा सोचने लगी। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब मेरे पास बस एक यही रास्ता है जिससे घर का खर्चा निकल सकता है। खेत तो अब हमारा रहा नहीं, पर ये आटा दाल तो हमारे हैं। शाम को झुमरी बाजार गई और 2 बड़े पतीले और एक तंदूर खरीद लाई। माँ, ये सब किस लिए है? माँ, हमारे घर आज कोई दावत है क्या? बच्चों, ये सब मैं अपने ढाबे के लिए लाई हूँ। ढाबा? माँ, जहाँ खाना मिलता है आपके ढाबे पर भी खाना मिलेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं गांव के बाहर वाली सड़क पर एक ढाबा खोल रही हूँ जिसका नाम होगा झुमरी का ढाबा। ये अचानक तेरे दिमाग में कैसा फितूर उठाया झुमरी? तुम जैसे शराबी से तो कुछ होने वाला है नहीं। तुमने तो पहले ही खेत बेचकर सत्यानाश कर दिया। अब कम से कम मुझे कुछ सोचने दो। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखें, अपने पैरों पर खड़े हों, हमारे पास भी गांव के सेठों की तरह पैसे हो। मैं नहीं चाहती कि हमारी आगे आने वाली जिंदगी गरीबी में बीते, इसलिए मैं हाईवे पर ढाबा खोल रही हूँ। अगर तुम्हें पीने से फुर्सत मिल जाए तो ये सारा राशन ढाबे पर रख जाना। मैंने किराए पर छोटी सी जगह ले ली है, कमाकर किराया भी दे दूंगी। माँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। और मैं भी माँ। झुमरी ने मेहनत की, कुछ पैसों का जुगाड़ किया और गांव के बाहर हाईवे पर ढाबा खोल दिया। जो राशन खेत बेचकर मिला था वही काम आया। वहाँ से गुजरते यात्रियों की बस और बाकी वाहन झुमरी के इस नए ढाबे को देख रहे थे। खाना खाने तो सब रुकते, पर एक परेशानी थी। आओ भैया आओ, गरम गरम रोटी और दाल, साथ में अचार और सलाद भी है। झुमरी, तुम्हारे यहाँ की दाल रोटी तो बहुत स्वाद है, पर एक परेशानी है। तुम यहाँ पर एसी लगवा लो। वो वहाँ सामने बड़े ढाबे पर एसी लगा हुआ है, इसीलिए सभी ग्राहक वहाँ जाते हैं। साहब, अभी नया नया शुरू किया है ना, इतना पैसा नहीं लगा सकती। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। जब रमेश ने देखा कि झुमरी बच्चों के साथ अकेली मेहनत कर रही है तो वो भी अब कभी कभी ढाबे पर बैठने लगा। पर अभी भी झुमरी का ढाबा हाईवे के बाकी ढाबों से कम चल रहा था। एक दोपहर झुमरी ढाबे पर ग्राहकों को खाना दे रही थी। तभी एक आदमी अपनी पत्नी के लिए, जो कि माँ बनने वाली थी, सड़क पर मदद बुलाने लगा। किसी भी ढाबे वाले ने आगे बढ़कर उस आदमी की मदद नहीं की। सब अपने ग्राहकों को देखते रहे। कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारी मदद कीजिए। झुमरी की नजर मदद के लिए पुकारते उस आदमी पर गई। सुनो जी, तुम ढाबा संभालो, मैं अब भी आती हूँ। झुमरी, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ा रही है? अपना ढाबा देख। ऐसे किसी की मदद करना ठीक नहीं। देख, कोई भी मदद को नहीं आ रहा, तो क्यों जा रही है फिर? इसलिए क्योंकि पहले मैं एक औरत हूँ, दूसरी औरत की मदद करना मेरा फर्ज है, और साथ में मैं एक इंसान भी हूँ, और इंसानियत के नाते इस समय उनकी मदद करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। झुमरी ने उस आदमी की मदद की और झुमरी उन्हें अपने ढाबे पर ले आई। झुमरी ने तुरंत रमेश को गांव से दाई माँ को बुलाने भेजा। रमेश को आने में आधा घंटा लग गया। तब तक झुमरी उस औरत को संभालती रही। मैं तो अपनी बहन के घर दूसरे गांव जा रही थी। रमेश वक्त पर पहुंचा तो मैं आ गई। घबराओ नहीं, बस बच्चा कुछ ही देर में हो जाएगा। हाँ हाँ दाई माँ, आप इन्हें देखो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ। पूरा गांव झुमरी के ढाबे पर इकट्ठा हो गया, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। थोड़ी देर बाद ममता नाम की उस औरत को एक बेटा पैदा हुआ। माँ और बच्चे दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सचमुच आज हमारी मदद करके हमें विश्वास दिला दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है। भैया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो झुमरी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं कुछ नहीं करती, सब करने वाला भगवान है। महेंद्र नाम के उस आदमी को झुमरी का नेचर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने महसूस किया कि पहले भी वो उस रास्ते से कई बार गुजरे, एसी ढाबों पर रुके, लेकिन वो ढाबे वाले बड़े दिल वाले नहीं थे जितनी की झुमरी छोटे से ढाबे वाली, लेकिन बड़े दिल वाली थी। महेंद्र जानता था कि झुमरी ने उसकी मदद की, वो भी उस समय जब वो परेशानी में था। कुछ दिनों बाद ही महेंद्र ने झुमरी के ढाबे को एक 5 स्टार होटल जैसा सुविधाजनक बनवा दिया। झुमरी के ढाबे पर अब दिन रात यात्रियों की भीड़ रहती थी। झुमरी के अच्छे कर्मों का फल उसे मिला और आज उसके वो सारे सपने पूरे हो गए जिनके बारे में वो अक्सर सोचा करती थी।